हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, उसमें अभी तक हम जो है वो मनुष्य में परिसंचरण या परिवहन पढ़ रहे थे। आज हम शुरू करते हैं पौधों या पादपों में परिवहन। तो देखो बेटा, जैसे हमने ये देखा कि हमारे यहाँ जो हमारा परिसंचरण था, उसमें हमने क्या करा था, हमने देखा था कि हमारे पास यानी मनुष्य के अंदर एक पूरा परितंत्र जो है वो विकसित था। उसमें हार्ट भी था जो पंप करके सारे खून को या जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी उनको पहुंचा देता था विभिन्न अंगों तक। लेकिन पेड़ों में तो या पौधों में तो ऐसा होता नहीं कि उनके अंदर कोई ऐसी अंग हो कि जो वो पंप कर सके। लेकिन हम जड़ों में पानी देते हैं और ऊपर तक पहुंचता है। तो वो कैसे पहुंचता है, या जो पत्तियां खाना बनाती हैं वो पूरे पेड़ में कैसे पहुंचता है, तो उसको आज हम पढ़ते हैं। तो वो है पादपों में परिवहन। जल तथा अन्य खनिज पदार्थों का स्थानांतरण संवहन ऊतकों द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, जो भी ये ट्रांसपोर्टेशन होता है इन चीज़ों का, यानी पानी का या खाद्य पदार्थों का, वो संवहन ऊतकों द्वारा होता है। और वो संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है जाइलम और एक कहलाता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है मृत कोशिकाओं से बना हुआ होता है, यह जीवित कोशिकाओं से बना हुआ होता है। जाइलम का क्या काम होता है, ये जल का अवशोषण तथा स्थानांतरण इसके द्वारा होता है। जल का अवशोषण या स्थानांतरण, ठीक है। यानी कि जाइलम जो है उसका काम क्या होता है, केवल जल को, यानी जो हमारा वाटर है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ठीक है। ये मृत कोशिकाओं से बना हुआ होता है। और जो हम पानी डालते हैं वो कहाँ कहाँ डालते हैं, जड़ों पे। और पानी कहाँ जाता है, ऊपर। तो इसका जो है फ्लो, यानी कि इसका मार्ग होता है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, जड़ से ऊपर की तरफ। अब यानी जाइलम, जल से बन गया जाइलम। तो कभी ये पूछा जाए कि पौधों में जल का स्थानांतरण कैसे, किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। जाइलम, तो जल से बन गया जाइलम। और फ्लोएम दूसरी इसमें होता है ऊतक, क्या, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, जो पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं उसको पूरी दिशा में, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, खाना तो सभी तरफ जाएगा। तो जो खाने का वितरण है वो कौन करता है, फ्लोएम। और ये जीवित कोशिकाएं होती हैं इसकी, ठीक है। और इसका जो दिशा होती है वो सभी दिशाओं में होता है। जैसे पानी का तो क्या होता है, नीचे से ऊपर ही चढ़ेगा। लेकिन जो पत्तियां भोजन बनाएंगी वो क्या करेंगी, ऊपर भी, ऊपर वाले को भी भेजेंगी, नीचे भी आएगा खाना। हाँ बेटा देखो, जो पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, क्लोरोफिल, ठीक है, प्रकाश। और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें होती है, पानी। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर, बहुत से लोग कहते हैं हरा पत्ते हरे नहीं है, तो वो खाना कैसे बनाएंगे। तो बेटे देखो, जिन पौधों की पत्तियों का रंग पूरी तरह से हरा नहीं होता है, उनमें भी थोड़ी मात्रा में जो होता है वो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जिससे वो अपने ज़रूरत के हिसाब की खाना बना लेते हैं। लेकिन बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो क्या करते हैं, खाना खुद नहीं बनाते बल्कि वो दूसरे का खाना ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। वो जो है उसके तने के अंदर अपनी जड़ें डाल के जो बना बनाया खाना होता है उसको जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं परपोषी पौधे, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। लेकिन जो भी पौधे, भले ही उनका रंग कुछ भी हो, लेकिन उनके अंदर थोड़ा बहुत क्लोरोफिल होता है, ठीक है। मात्रा कम होती है। जैसे आप पानी के, एक ज़्यादा पानी में एक हरे रंग की हल्की बूंद डालो तो हरा रंग तो पड़ गया, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा नहीं है, उसकी मात्रा ज़्यादा नहीं, इसलिए वो हरा दिखाई नहीं देगा। बहुत से ऐसे पौधे होते होंगे, जैसे क्रोटन है, ये है, इसके रंग जो है नारंगी कलर का होता है।
तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर क्लोरोफिल होता ही नहीं है, लेकिन कम मात्रा में होता है, और जो उसके तत्व होते हैं उनकी कारण उनका जो है रंग वो नारंगी या कुछ और कलर दिखाई देने लगता है। तो दो प्रकार के पौधे हो गए, एक जो होते हैं परपोषी पौधे जो खुद खाना बनाते ही नहीं है, वो दूसरे से खाना ग्रहण कर लेते हैं, और भले ही उनका कलर कुछ भी हो पत्तियों का, लेकिन उनके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में क्लोरोफिल होता है। ठीक है। अब क्या हुआ बेटे, फ्लोएम जो है पत्तियों जो निर्माण कर देती है, पत्तियों का जो निर्मित भोजन होता है उसको पूरे पेड़ में फैला देते हैं। अब जल का अवशोषण कौन पहुंचाएगा? जाइलम। जल को कौन ले जाएगा? जाइलम। तो जल का अवशोषण कैसे होता है? इसमें दो प्रकार की क्रिया होती है, एक होती है निष्क्रिय अवशोषण और एक होती है सक्रिय अवशोषण। इसको रेनर ने खोजा था। तो निष्क्रिय अवशोषण क्या होता है? पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के कारण इन कोशिकाओं में जल दाब कम हो जाता है और आसपास की कोशिकाओं से जल विसरण के द्वारा प्रवेश करता है। इस प्रकार के जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। देखो, जैसे ही पत्तियों से कुछ मात्रा में धूप प्रकाश पड़ा तो जो उसके अंदर का पानी है वो उड़ेगा भाप बन के, तो जो नीचे वाला पानी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दाब कम हो गया तो नीचे से ऊपर आ जाएगा पानी। तो धीरे धीरे ऐसे ही नीचे से ऊपर आता रहता है, उसके वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों द्वारा होती रहती है और नीचे से पानी ऊपर आता रहता है। तो इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। दूसरा सक्रिय अवशोषण जिसे रेनर ने खोजा, इस प्रकार के जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें नहीं होती थी। जो जड़ों की जीवित कोशिकाओं में हो रही श्वसन क्रिया से प्राप्त होती है। अब ये एनर्जी मिलेगी कहाँ से? जड़ों की में जो जीवित कोशिकाएं होती हैं वो श्वसन की क्रिया करती हैं, उससे जो है जो एनर्जी मिलती है वो हमारी इस अवशोषण के काम आ जाती है। यह अवशोषण मृदा विलयन तथा कोशिका रस के विसरण दाबों में अंतर के कारण होता है। अब जो हमारे मिट्टी के अंदर पानी है और जो हमारे पौधे के अंदर जो मूल रोम होते हैं, इसके अंदर जो लिक्विड होता है ये जो है ज़्यादा सांद्र होता है, बाहर कम होगी। तो जो कम वाला पानी है वो किसके अधिक सांद्रता की ओर बहेगा, और अधिक सांद्रता से बहने के बाद ये इससे होता हुआ ये यहाँ चला जाएगा। अब ये जो पहला वाला है ये इसका है कि ये देखो मूल रोम ने पानी सोखा, ये क्या हुआ अंदर आया और ये जो संवहन ऊतक है इनके द्वारा वहाँ पहुँचा, ऊपर पहुँचा और ये पत्तियों में आ गया। अब पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन हुआ तो यहाँ पे पानी कम हो गया, दाब कम हो गया, तो यहाँ से पानी फिर ऊपर चढ़ गया। ऐसे ही बेटे यहाँ पे होता है। ठीक है। क्या होता है, जब अंदर जो उसके विसरण का जो पानी है बाहर वाला और कोशिका का रस जो है, कोशिका का रस में सांद्रण ज़्यादा होता है, तो कम सांद्रण से ज़्यादा सांद्रण की ओर पानी अपने आप ऑटोमेटिकली चलने लगता है। ठीक है बेटा। ये देखो बेटा, ये जो हम दिखा रहे हैं ये देखो ऐसे चलता है पानी। ठीक है, ऐसे चलता है पानी। अब ये तो हमारा हो गया जल का शोषण, कि उन्होंने क्या करा, मूल रोम ने सोखा, पानी एब्जॉर्ब किया और वाष्पोत्सर्जन के कारण जो वहाँ पे कम दबाव हुआ तो वहाँ तक पानी पहुँच गया। और एक ये हुआ कि जो जड़ें हैं, जो हमारे कोशिकाएं हैं, उसके रस और पानी, जो मिट्टी में पानी है उसमें सांद्रण में अंतर है, तो उसके कारण ये
अवशोषण होता है। अब जो पत्तियां खाना बनाती हैं वो कैसे वितरित होता है, उसके लिए क्या होता है, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की मुंज परिकल्पना सर्वमान्य है। ये मुंज ने जो है एक परिकल्पना दी थी जो सर्वमान्य है। उसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार यह क्रिया अधिक सांद्रण वाले स्थान से कम सांद्रण वाले स्थानों की ओर होती है। ठीक है। पत्तियों में खाद्य पदार्थों की सांद्रता पौधों के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक होती है। पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ फ्लोएम की नलिकाओं, चालनी नलिकाओं द्वारा जड़ों तक पहुंचता है। यह खाद्य पदार्थ या तो श्वसन में प्रयुक्त हो जाता है या स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। देखो बेटा, पत्तियों ने खाना बनाया, जब खाना बनाएंगे तो वहाँ पे उसका जो है सांद्रण बढ़ जाएगा, और जो जड़ है और जगह की तना है यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर जो है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होने लगेगा। तो वो कैसे होता है बेटा, देखो उसने एक प्रयोग करा था। उन्होंने क्या करा, 2 बर्तन लिए बेटा, इसमें उन्होंने क्या करा, पानी भरा, एक दोनों बिल्कुल एक बर्तन वो लिए, और इस पर क्या करा, अंडे की जो वो होता है ना, अंडे का खोल दोनों में लगा दिया। ठीक, और इसमें उन्होंने भर दिया क्या, चीनी का पानी, और इसमें खाली पानी भरा। तो जब उन्होंने ये देखा कि चीनी के पानी का जो हमारे पानी की धार थी, दिशा थी, वो किधर की तरफ चली, कम सांद्रण की ओर, अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर। और जब यहाँ पे पानी आता था फिर ये इसमें आ जाता था पानी। तो उन्होंने ये देखा कि यदि लगातार इसमें चीनी हम घोल डालते जाएं, सांद्रण बरकरार रखें, और इसकी चीनी जो है हम हटाते रहें, तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ऐसे ही खाद्य पदार्थों का जो है स्थानांतरण अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर लगातार चलता रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बेटे बात, उतार लो इसे।